So why this is important that we represent, why we are focusing so much on representing knowledge. The reason is that if we don't represent the knowledge in an appropriate way, तो हमारे लिए उसको मैनिपुलेट करना, उसको रीजन करना, उसमें से इन्फ्रेंस ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट आप उस नॉलेज से गेन कर सकते। और जितनी जितनी ज़्यादा एफर्ट आप नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पे लगाएंगे, उसको अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट करने में लगाएंगे, उतना ही लेटर ऑन आपके लिए आपके टास्क इजी हो जाएंगे। सो हाउ कैन दिस concerns about how can we formalize our knowledge about the world so far, so that we can reason about it, we can do sound inferences. Inference means, what is reason? We can reason about it, we can do sound inferences, we can prove things, we can plan actions, we can understand and explain things. क्या होता है रीजन करना? We can reason about it. ठीक है, किस तरह से हुआ है? And what is inferencing? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आप एडवांस एआई में फेल हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, आप एडवांस एआई में फेल हो, आप एक्सेप्ट कर लेंगे? करना तो चाहिए, बस कर लेंगे। आप पूछेंगे कैसे? होगा ना? यू यू वांट द रीजन कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आप समझते हैं कि आप एआई में फेल हो। मैं एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कोर्स को टाइम भी दे रही हूँ, मैं असाइनमेंट भी कर रही हूँ, तो मैं फेल कैसे होगा? यू नीड द रीजन। अगर आप अगर मैं आपको रीजन दूंगा, आपको मेरी बात पे ट्रस्ट आएगा, वरना आपको ट्रस्ट डेफिनेटली नहीं है। ऐसे ही होता है ना। डॉक्टर हमें हम ज्यादा वैसे कोशिश नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए। डॉक्टर हमें कोई डायग्नोसिस देता है तो हम रीजन नहीं करते, हम उससे रीजन पूछने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन डेफिनेटली जो मेडिकल फील्ड से होते हैं, वो जब डिस्कशन करते हैं तो वो रीजन लेते हैं पूरी, कि आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं इस कंक्लूजन। उनको ट्रस्ट नहीं आता, हम तो जो डॉक्टर कह देते हैं आमीन कह देते हैं, ठीक होता। तो ये है रीजनिंग। क्योंकि अगर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होगी तो वो रीजन भी कर सकते, वो कैसे इस कंक्लूजन तक पहुंचा है उसकी रीजनिंग देगा। ठीक हो गई बात? देन इज वी कैन डू साउंड इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस मीन कि एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारे पास, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे कोई नया कंक्लूजन ड्रॉ करना या नया फैक्ट ड्राइव करना, दैट इज नोन एज इन्फ्रेंसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, उसका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ए आ गया, आईसीटी में ए आ गया, इंग्लिश में ए आ गया। अभी कहते नहीं, अच्छा चलो फिजिक्स में भी आ ही जाएगा। करते हैं ऐसे? नहीं करते, नहीं करते। ये किस बेसिस पे आप कहते हैं? हम्म? ठीक है, ये है इन्फ्लुएंसिंग। कुछ नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा था, और उस नॉलेज की बेस पे जब हम यहाँ फॉर्मल में आते हैं, तो आपने जो डिस्क्रीट में पढ़ा होगा ना, सबसे बेसिक में तो एंड ऊंड ही आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कंट्राडिक्शन, टोटोलॉजीज पढ़ी थी।
ये उनकी बेस पे, ट्रूथ वैल्यूज की बेस पे हम ड्रॉ करते हैं. इफ दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, देन दिस विल बी ट्रू. दिस इज नोन एज इन्फ्लुएंसिंग. गिवन फैक्ट्स, चलो जल्दी से नाम बताओ, भूल जाता हूँ क्या नाम है. हिरम, हिरा. ओ, अच्छा. रीपा, किंजा. अच्छा, हीरा, अरीपा और किंजा. अगर हम कहें हीरा इज अ क्लास फेलो ऑफ अरीपा, और एक फैक्ट हो किंजा इज अ क्लास फेलो ऑफ अरीपा, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना कि किंजा इज अ क्लास फेलो ऑफ इट. हो सकता है ना. दिस इज इन्फ्लुएंस. गिवन द फैक्ट, जो चीज मिसिंग होती है उसको हम ड्रॉ करने की कैपेबिलिटी, कंक्लूड करने की या डिराइव करने की एक्चुअली कैपेबिलिटी जब रखते हैं, तो दिस इज नोन एज इन्फ्लुएंसिंग. और सिमिलरली जब ये सारी चीजें होंगी तो हमारे पास प्रूवेबिलिटी भी है कि हम चीजों को प्रूव भी कर सकेंगे. डॉक्टर ने कह दिया कि आप बिल्कुल, आपको कुछ हो गया है, खुदा न खास्ता के बुखार शुखार हो गया है, ठीक तो आप हो जाएंगे, अल्लाह करेगा. लेकिन आप उससे, वो आपको प्रूव कर सकेगा एक्चुअली किस बेसिस पे, किन सिम्टम्स की बेसिस पे वो पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ कर. वी कैन प्लान एक्शंस, और अकॉर्डिंगली हम एक्शंस को प्लान भी कर सकेंगे. जब ये चीजें होंगी तो उसके बाद अकॉर्डिंगली कोर्स ऑफ एक्शन चलेगा. इसके एग्जाम्पल भी करते हैं एक. और इन सब की समरी नीचे है. वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ भी सकेंगे ड्रॉ कैसे हुआ, और उस चीज को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे. हमारे पास जो लेटेस्ट एरिया आजकल एआई में चल रहे हैं, जैसे आपको एक जनरेटिव एआई का पता है, इसी तरह से हमारे पास एक बहुत ज्यादा फोकस ऑफ कंसर्न आजकल जो है, दैट इज एक्सप्लेनेबल एआई. अगर आपको कहीं नजर से गुजरे ये चीज, एक्सप्लेनेबल एआई मीन्स कि हमारे पास अब बहुत सारे एआई के मॉडल्स इस किस्म के हो चुके हैं, या इस कैटेगरी के हो चुके हैं, जिसे हम इम्प्लिसिट मॉडल्स कहते हैं. दो टाइप के मॉडल्स हैं हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर. एक को हम कहते हैं इम्प्लिसिट मॉडल, दूसरे को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट मॉडल वो हैं जो ब्लैक बॉक्स की तरह काम कर रहे हैं. हम इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट के तौर पे कोई कंक्लूजन देते हैं. ठीक. और दूसरी तरफ हमारे पास है एक्सप्लिसिट मॉडल, जिसमें हमें पूरा पाथ या कोर्स ऑफ एक्शन नजर आता है कि ये कैसे हुआ. ठीक है, एक रीजन पाथ नजर आता है. तो एक्सप्लेनेबल एआई इज कंसर्न to integrate the reasoning factor with those implicit or black box model. Generative AI, large language model GPT, आप उससे सवाल करते हैं, मुझे ये सिम्टम है, मुझे क्या क्या हुआ, वो आपको बताएगा. आपको ट्रस्ट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि वो रीजन नहीं कर रहा, इनकम्प्लीट है चीज. क्या, जब तक उसके अंदर एक्सप्लेनेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक कुछ ऐसा इंटीग्रेट नहीं करेंगे कि वो एक्सप्लेन कर सके चीजों, तो तब तक ट्रस्ट नहीं डेवलप होता चीजों में. तो ये रीजनिंग कैपेबिलिटी कि कोई कैसे एक्सप्लेन करे, मॉडल को हम एक्सप्लेन कर सकें, यहाँ तक कैसे. सबसे ज्यादा इस टाइम मेरा ख्याल है जो हाइप चल रही है वो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स की है, चाहे वो जीपीटी की फॉर्म में है, या ये हमारे पास CNN, ये जो इमेजेस की फॉर्म में चल रहे हैं, या ऑडियोज की फॉर्म में चल रहे हैं. तो सबसे ज्यादा आजकल काफी अरसे से फोकस हमारा इन न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर. अब ये हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स, रीजन है ही नहीं हमारे. इनपुट जा रही है, आउटपुट आ रही है. तो एक्सप्लेनेबल एआई, मेरा ख्याल है पिछले कोई 1-2 साल में फोकस बढ़ा है लोगों का कि इनके अंदर रीजनिंग कैपेबिलिटी है. So objective of knowledge representation and reasoning are form representations of the world, use a process of inference to derive new representations about the world, use these new representations to deduce what to do. फर्स्ट इज फ्रॉम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड. जिस भी आप डोमेन को ले रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकें अप्रोप्रिएटली
एक तो ये हमारे पास एम ऑब्जेक्टिव है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा है कि जिस नॉलेज को हमने रिप्रेजेंट किया है वो रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट इस काबिल होनी चाहिए कि हम उसके थ्रू इन्फ्लुएंसिंग कर सकें। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? मुझे याद है। देखिए हम ये क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर हम एक सेंटेंस लिख के कंप्यूटर को दे दें तो उसके लिए इंग्लिश है, प्रोसेसिंग नहीं है उसके लिए। उसके लिए कंप्यूटर कैसे चलता है? कंप्यूटर चलता है मोर एंड लेस मैथमेटिक्स के ऊपर। मॉडल जो है न्यूरल नेटवर्क वो भी मैथमेटिक्स से सारी पीछे। तो आप उसके एक सेंटेंस अगर दे दें और एक दूसरा सेंटेंस दे दें, जैसे मैंने ये दो सेंटेंसेस दिए, उसे क्या पता कि ये दोनों भी क्लास वाले, वो तो डिराइव नहीं कर सकते। उसके पास क्या मैथमेटिक्स है इसको डिराइव करना, क्या रीजनिंग या लॉजिक के पास है इस चीज को ड्राइव करने की? इफ एंड अदरवाइज कि हम ये जो नेचुरल लैंग्वेज में दो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं इसको किसी एक ऐसी अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन में लिखते जिसकी बेस पे वो ट्रुथ टेबल इस पे अप्लाई कर सकते, या कोई मैथमेटिक्स इस पे अप्लाई कर सकता है जिसकी वजह से तीसरा फैक्ट डिराइव होता है। समझ आई बात? दैट इज द पर्पस। So some definitions of knowledge-based set of sentences. Each sentence is expressed in a language called a knowledge representation language. Knowledge base आपके पास set of sentences है, जैसे दो मैंने बोले, that is a knowledge base. Each sentence is expressed in a language called a knowledge representation language. किसी एक particular language में आप उसको represent करेंगे. Either that is a proposition logic, predicate logic, first order logic, जो भी language आप use कर रहे हैं, that would be known as knowledge representation language. Individual sentence हमारे पास क्या है? A sentence represents some claim about the world, some truth about the world. ठीक है, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है. And inferencing is the process of deriving new sentences from the given one. That is inference. Clear? Then there are two approaches. One is declarative approach and the other one is procedural approach. Declarative approach is an approach of system building that consists in expressing the knowledge of the environment in the form of sentences using a representation language. आपके जो रियल वर्ल्ड नॉलेज है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है सेंटेंसेस की फॉर्म में व्हेन यू आर यूजिंग डिक्लेरेटिव अप्रोच। आपने नॉलेज को सेंटेंसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सम रिप्रेजेंटेशन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ इन्फ्रेंसिंग और रीजनिंग। तो तब हम इसे कहेंगे डिक्लेरेटिव अप्रोच। ठीक हो गई बात? दूसरी है प्रोसीजरल अप्रोच। कोई सेंटेंसेस सेंटेंसेस कोई नहीं है, इधर से सेंटेंसेस पास किए न्यूरल नेटवर्क को, जीपीटी को, उधर से कुछ वेट्स एडजस्ट हो गए। एक प्रोग्राम ही है ना न्यूरल नेटवर्क, कुछ वेट्स एडजस्ट हो गए, आप इधर से इनपुट देंगे उधर से वो आउटपुट दे देगा। कोई सेंटेंसेस नहीं है भी, ठीक है? सेंटेंसेस मैनिपुलेशन नहीं हो रही, वेट्स की मैनिपुलेशन हो रही। दिस इज नोन एज प्रोसीजर अप्रोच, जो आप नॉर्मली कोडिंग के थ्रू करते हैं। जी, अभी किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल ऑफ बम्पस वर्ड। और बम्पस वर्ड जो है हमारे पास दैट इज अ गेम। और गेम का जो हमारे पास एनवायरनमेंट है वो इस तरह से है कि हमारे पास कुछ स्केयर्स हैं, 4x4 के ग्रिड हमारे पास अवेलेबल है, और किसी ग्रिड में हमारे पास बम्पस हो सकता है, हमने उसको अवॉइड करना है। और
किसी ग्रिड में हमारे पास किसी सेल में हमारे पास पिट हो सकता है, उस पिट को भी हमने अवॉइड करना है विद द कंडीशन के जहां जहां भी बम्पस होगा उसके सराउंडिंग बॉक्सेस के अंदर स्मेल होगी, और जहां जहां पिट होगा उसके सराउंडिंग बॉक्सेस के अंदर ब्रीज होगी। तो ये हमें एक इंडिकेशन देगी कि कहीं ना कहीं नियर बाय में खतरा मौजूद है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पिट और बम्पस। So formally the environment is scarce adjacent to bumpers are smelly and scarce adjacent to pit are breezy. Glitter if and only if gold is in the same scare. तब वहां पे रोशनी होगी या चमक होगी जब आप उसी सेल में खड़े होंगे जहां पे गोल्ड बार पड़ा है या गोल्ड पीस पड़ा है। शूटिंग अगर आप करेंगे बम्पर्स से, तो इफ यू आर फेसिंग इट, अगर आप उसको फेस कर रहे होंगे यानी कि उसके एडजेसेंट होंगे बिल्कुल, तो तब आप उसको शूट कर सकेंगे। ठीक। एंड शूटिंग यूजेस अप दी ओनली एरो, शूटिंग जो है वो सिर्फ आप अप साइड पे कर सकते। ग्रैबिंग पिक्स अप द गोल्ड इफ इन द सेम स्केयर, अगर आपने गोल्ड को ग्रैब करना है तो उस सेल में जब आप मौजूद होंगे जिसमें गोल्ड है तभी आप उसको ग्रैब कर सकते। और जब आप ड्रॉप करेंगे गोल्ड को तो तब भी वो वहीं पे रह जाएगा जिस बॉक्स में आप खड़े हैं। जब आपने ड्रॉप एक्शन कॉल किया तो गोल्ड उसी सेल में रिजाइड करेगा। क्लियर हो गई जी बात? फॉर्मली द मेन गोल इज गेट गोल्ड बैक टू स्टार्ट विदाउट एंटरिंग पिट और बम्पस स्केयर। दोनों स्केयर्स, दोनों टाइप के ऐसे स्केयर्स जिसमें या बम्पस है या पिट है, दोनों को अवॉइड करते हुए आपने गोल्ड बार को वापस स्टार्ट पोजीशन पे लेके आना। और परसेप्शंस हमारे पास क्या अवेलेबल है? इंडिकेशंस, ब्रीज है हमारे पास, ग्लिटर है और स्मेल है। तीन किस्म की है। ग्लिटर हमारे पास गोल्ड की इंडिकेशन देगा, ब्रीज हमें पिट की इंडिकेशन देगी और स्मेल हमें बम्पस की इंडिकेशन देगी। जो एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं वो है लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, फॉरवर्ड, ग्रैब, रिलीज, ये सारे एक्शंस हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? चलिए अभी कभी ऐसी कोई गेम। इज द वर्ल्ड डिटर्मिनिस्टिक? इज द वर्ल्ड फुली एक्सेसिबल? इज द वर्ल्ड स्टैटिक? इज द वर्ल्ड डिस्क्रीट? डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है? हाँ जी बच्चों, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, दो टाइप के एल्गोरिथम्स बताए थे आपको, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद। हाँ जी, हीरा 1 2 नहीं, जब आपको जेनेटिक एल्गोरिथम पढ़ाया था तब आपको बताया था नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम्स वो होते हैं जिनको आप जब भी एग्जीक्यूट करें उनकी आउटपुट डिफरेंट आ सकती है, हर दफा उनकी आउटपुट डिफरेंट आएगी। दोज आर नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। और ये होता कब है? जब आप एल्गोरिथम्स के अंदर कोई ना कोई रैंडमाइजेशन इन्वॉल्व होती है। जिन एल्गोरिथम में रैंडम फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो नॉन डिटर्मिनिज्म की तरफ जाते हैं। और डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम वो होते हैं आप उनको जितनी दफा भी एग्जीक्यूट कर लें उसकी आउटपुट एक ही आनी है। जेनेटिक एल्गोरिथम क्यों नॉन डिटर्मिनिस्टिक है? क्योंकि उसमें क्रॉस ओवर जिनके दरमियान परफॉर्म होना है वो भी रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है, क्रॉस ओवर पॉइंट भी रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है, म्यूटेशन जिन पे होनी है वो भी रैंडमली हो सकते हैं, पॉपुलेशन सिलेक्शन में भी रैंडमाइजेशन हो सकती है। तो आप उसको हर दफा एग्जीक्यूट करेंगे, हो सकता है हर दफा उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो बने वो बिल्कुल एक अलग तरह की हो पिछली जनरेशन हर दफा। तो दैट्स व्हाई दोज आर नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये डिटर्मिनिस्टिक है
हर दफा इसकी आउटपुट वही आनी है, वही गोल्ड है जिसको उठा के आपने पाया, कोई इसमें चेंज नहीं है। इज द वर्ल्ड फुली एक्सेसिबल? नो। जो भी आपका एजेंट है वो सिर्फ अपने लोकेलिटी के अंदर चीजों को देख सकता है, फील कर सकता है, पूरी एनवायरनमेंट का विजन उसके पास नहीं है, तो फुली एक्सेसिबल तो नहीं है। फुली एक्सेसिबल होना या ना होना, इसे हम कहते हैं, मतलब दो टाइप के एल्गोरिदम होते हैं, लोकल सर्च एल्गोरिदम और ग्लोबल सर्च एल्गोरिदम। तो ये लोकल, या इसे नेबरहुड भी कहते हैं। तो ये लोकल सर्च एल्गोरिदम है जिसमें बड़ा लिमिटेड व्यू होता है हर स्टेप के ऊपर। तो ये हमारे पास लोकल सर्च एल्गोरिदम में आता है। इज द वर्ड स्टैटिक? यस। अगर तो वम्पर्स और पिट्स मूव कर रहे होते हैं विद टाइम, तो तब हम इसे कहते हैं एनवायरनमेंट डायनेमिक है। फिलहाल तो एनवायरनमेंट स्टैटिक है, देयर इज नो मूवमेंट। इज द वर्ल्ड डिस्क्रीट? यस, देयर इज नो कंटिन्यूटी। ऐसा तो नहीं है कंटिन्यूटी में चीजें पड़ी हैं, डिस्क्रीट है ना, सेल्फ में चीजें पड़ी हैं। तो एनवायरनमेंट इज डिस्क्रीट, 4x4 का ग्रिड है हमारा। सो एक्सप्लोरिंग वम्पर्स वर्ल्ड। आप ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ए पॉइंट इज ओके। क्यों ओके है? ना आप पेट में गिरे हैं और ना आप किसी बम्पर्स के हाथ चढ़े हैं। नाउ ऑन बोथ साइड देर इज ना अप साइड पे ना राइट साइड पे आपको कोई ना स्ट्रेंच फील हो रही है, ना यहाँ पे इस सेल में खड़े होते हुए ब्रीज फील हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो अप साइड पे सेल है और जो राइट साइड पे है, दोनों सेफ सेल। अगर इनमें से किसी एक में भी फिट होता या बम्पस होता, तो आपको यहाँ पे या ब्रीज फील होनी थी या आपको स्मेल फील। So neighbors are safe, you can move forward. So we move upward and smell a stench. वहां पे आपको स्मेल फील हुई है। ठीक हो गई बात? तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे क्या इन्फर करेंगे? आप इन्फर कर सकते हैं, लेट्स सपोज 1 1 इज द बॉटम बॉक्स। ठीक। आप यहाँ पे फील कर सकते हैं कि या वम्पस आपके पास 3 1 पे है या 2 1 या 2 2 पे है। ऐसे ही है ना? या वम्पस 1 3 पे है या 2 2 पे। क्लियर हो गई बात? और हम क्या करते हैं, हम इस बेस पे हम वापस आ जाते हैं। हमने सेफ खेलना है बिल्कुल। तो हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें नहीं, हम कंक्लूड नहीं कर सके कि बम्पर 1 3 में था या उससे राइट साइड पे था या उससे अप साइड पे था। तो हम वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए। स्टार्टिंग से हम राइट मूव करते हैं क्योंकि राइट भी सेफ बॉक्स था। ओके, हमें मिला था उस टाइम पे। हम वहां पे पहुंचते हैं तो हमें ब्रीज फील हो। ठीक हो गया? या रीजनिंग की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ आपको ब्रीज फील होती है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं इस ब्रीज फील होने से, कि हमारे पास या पिट अप है इससे या राइट है। और फिर हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो हमारे पास 2 2 बॉक्स है वो सेफ है। ठीक हो गया? कैसे कंक्लूड करते हैं? ब्रीज नहीं आई, ब्रीज तो आ रही है। एग्जैक्टली। अगर ये बॉक्स 2 2 नॉन सेफ होता, तो हमारे लिए ये पोटेंशियली बम्पर्स बॉक्स था जब हम ऊपर थे, और जब हम नीचे आए तो हमें पोटेंशियली ये पिट स्केयर लग रहा था। लेकिन अगर ये पिट स्केयर होता, तो जब हम ऊपर थे तो हमें वहां पे ब्रीज भी आनी चाहिए। और अगर ये बम्पर्स बॉक्स होता तो जब हम इससे नीचे थे तो हमें यहाँ पे स्मेल भी आनी चाहिए। तो दोनों चीजें ही नहीं हुई। तो इसका मतलब है 2 2 सेफ हो गया।
तो इसका मतलब अब एक और कंक्लूजन भी ड्रॉ हो गया, वो ये है कि डेफिनेटली बम्पर्स आपका ऊपर है और पिट डेफिनेटली राइट साइड। और इसी तरह से आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। नेक्स्ट वो आपको सिनेरियो बता रहा है कि टाइट स्पॉट क्या हो सकते हैं आपके पास। टाइट स्पॉट्स ये हो सकते हैं आपके पास कि आपने स्टार्ट लिया और ब्रीज आपको फील हुई 1-2 में और 2-1 में, दोनों में। जिसपे ऊपर आपको पहले स्मेल फील हुई थी, वहां पे आपको ब्रीज फील हुई है, और नीचे जब आप आए हैं राइट साइड पे तो तब भी आपको ब्रीज फील हुई है। अब ये है टाइट स्पॉट, यहाँ पे आपके पास कंक्लूजन ड्रॉ करना इम्पॉसिबल हो गया। इवन इफ के 2-2 में बेशक फिट नहीं था, ठीक है, लेकिन आपको ब्रीज 1-2 पे भी आई है और 2-1 पे भी आई है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि 2-2 सेफ है। समझ आई? So assuming pits uniformly distributed, 2-2 is most likely to have a pit. अगर हम ये assume करते हैं कि पिट्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मीन्स कि उतना ही मोर एंड लेस चांसेस हमने कंपास को दिए हैं जितने हमने पिट्स को दिए हैं, और ओवरलैपिंग नहीं है, सॉरी, हाँ जी, ओवरलैपिंग नहीं है, तो फिर हम एज्यूम कर सकेंगे, ये एग्जम्पशन है हमारी, कि फिर 2-2 सेफ है। ठीक है, बट दिस इज एन अजम्पशन। इसी तरह से हमारे पास एक और टाइट स्पॉट आता है कि अगर हम पहले बॉक्स में आए और हमें स्मेल आने लगे, आपको ऊपर भी बम्पस हो सकता है, राइट पे भी बम्पस हो सकता है, और यहाँ से भी हम कोई कंक्लूजन, सेफ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे भी वो एक एजम्पशन कंक्लूड करता है। वो एजम्पशन ये है, कैन यूज स्ट्रेटजी ऑफ कोएर्जन, और वो स्ट्रेटजी क्या है, सेफ स्ट्रेटजी, क्या फायर कर, मैंने कहा था ना फायर के ऑप्शन। तो अगर बम्पस हुआ ऊपर तो मर जाएगा, ना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए वो बॉक्स सेफ होता है, तब आप मूव कर सकते। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास क्या है? इन ईच केस वेयर द एजेंट ड्रॉज ए कंक्लूजन फ्रॉम द available information, the conclusion is guaranteed to be correct if the available information is correct. लॉजिकल रीजनिंग जो भी, सॉरी, दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, कि जो भी कंक्लूजन ड्रॉ होगा, अब जिस इंफॉर्मेशन से ड्रॉ होगा, अगर वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो वो कंक्लूजन भी करेक्ट होगा। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो कंक्लूजन भी करेक्ट। Then are the logics. Logics are formal languages for representing information such that the conclusions can be drawn. Each sentence is defined both by a semantic and a syntax. Syntax क्या है? Defines the sentence in the language. It specifies well-formed sentences according to some given structure. And the semantics concerns with the meaning of the sentences, that they should be correct. In logic, it defines the truth of a sentence in a possible world. For example,
Possible world, there are many possible world. Possible world concerns an environment. Like for example, this is a possible world. जो यहाँ पे फैक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस रूम के अंदर फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ पे ट्रू होंगे। से हम कहेंगे कि ये इस वर्ल्ड के अंदर ये कुछ पर्टिकुलर इस वर्ल्ड के हिसाब से कुछ चीजें ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस क्लास में लोग बैठे हैं वो सारे ही बहुत अच्छे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो एक वर्ल्ड में ट्रू होगी वो हर दूसरे वर्ल्ड में ट्रू। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से निकलते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वहां जाके मैं पूछता हूँ कहते हैं सर नाक में दम किया हुआ है। ठीक है, तो एक एनवायरनमेंट में एक इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट होगी जरूरी नहीं है वो दूसरी वर्ल्ड में करेक्ट हो। और वाजुकात ऐसे भी होता है कि इंफॉर्मेशन एक वर्ल्ड से दूसरी वर्ल्ड के अंदर यूज होती हैं, ड्राइव होती हैं, रीयूज होती हैं। और वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिसे हम कहते हैं नॉर्म्स के तौर पे या ट्रेडिशंस के तौर पे चली आ रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ ट्रुथ डिफाइन करते हैं और हम उसमें इस चीज को कंक्लूड करते हैं या सेटल करते हैं कि अल्लाह एक है। ठीक, आप यहाँ से किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहां पे भी आपके पास यही फैक्टर है। ठीक है, ये हमारे हम जिसको कहते हैं कि नॉर्म के तौर पे या ट्रेडिशन के तौर पे एक फैक्ट चला आ रहा है जो मल्टीपल वर्ड्स में यूज हो रहे हैं। तो ऐसे फैक्ट्स भी होते हैं जो रीयूज होते हैं और अक्रॉस दी वर्ड्स आपके फैक्ट्स चेंज भी हो। कोई चीज एक वर्ड में ट्रू हो सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आप बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, होता था किसी दूसरे एनवायरनमेंट में हम जाके अच्छे ना हो। बेसिकली हमारा जो लॉजिक का कंसर्न है या लॉजिक में जो हम सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं उनका कंसर्न सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के साथ हो। सिंटेक्स ये है जो है फॉर एग्जांपल, आप इसमें नीचे सेकंड एग्जांपल देखें, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन, नजर आया? ये सिंथेटिकल इशू है, ये सिंथेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, ये सिमेंटिक इशू नहीं है, सिंथेटिक इशू है। हमें पता है हमारी एक इक्वेशन कंप्लीट बनती है जब हमारे पास कुछ वैल्यूज लेफ्ट पे होती हैं, कुछ वेरिएबल्स या वैल्यूज लेफ्ट पे होती हैं कुछ ऑपरेटर्स के साथ, फिर दरमियान में कोई इक्वालिटी या इनइक्वालिटी कुछ ऑपरेटर्स आते हैं, फिर राइट साइड पे कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं। तो तब हमारे पास एक इक्वेशन कंप्लीट होती है, ऐसे ही है ना? तो चूंकि ये कंप्लीट नहीं है, दिस इज अ सिंथेटिक फॉल्ट। फर्स्ट एग्जांपल जो है एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, इसमें क्या इशू है? इसमें कोई इशू नहीं, ये सिंथेटिकली करेक्ट है। ठीक है, सिंथेटिकली ऐसे ही होना चाहिए, बट इज दैट सिमेंटिकली करेक्ट? सही है? कैसे? दैट इज राइट। ठीक है, सिमेंटिकल आप लोगों को बहुत सी ऐसी बातें पता चलती हैं जो दुनिया को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज वी से एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5। सिंथेटिकली ठीक है? ठीक है कि नहीं, मैं तो बताओ। सिमेंटिकली ठीक है कि नहीं?
एग्जैक्टली, जैसे वैल्यूज आपको पता नहीं होंगे आप, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक्स स्टूडेंट, इस कमरे की बात करें, एक्स स्टूडेंट वाई इज टीचर, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5, दिस इज सिंथेटिकली करेक्ट। बट जब हम इसमें सिमेटिक्स देखते हैं, आप लोग 6 आप बैठे हैं में 7, एक्स प्लस वाई इज नॉट लेस देन 5, तो सिमेटिकली इनकरेक्ट। तो हर सेंटेंस को आप उसकी वर्ड के गिवन वर्ड के अंदर एवेल्युएट करेंगे तो आपको उसकी सिमेंटिक समझ आएगी। क्लियर हो गया? और सिंटेक्स को आप एवेल्युएट करेंगे बेस्ड ऑन द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज, के जो फीचर्स हैं उन पे वो पूरा उतरता है कि नहीं। तो x plus 2 greater than equal to y is a sentence. Second one is not a sentence even, that is a syntactic error. X plus 2 greater than equal to y is true if and only if the number x plus 2 is no less than the number for some given word. उस वर्ड में ये ट्रू होगा। अब मैंने जो एग्जांपल दी x plus y लेस देन 5, वो ट्रू था फॉल्स था इस एनवायरनमेंट? ट्रू था फॉल्स? x plus y लेस देन 5 फॉल्स था। यही चीज मेरे ऑफिस में आ जाएंगे तो ट्रू हो जाएगी। समझ आई? वर्ड्स के हिसाब से डिफरेंट, पॉसिबल वर्ड्स के हिसाब से सेम सेंटेंसेस के सिमेंटिक्स डिफरेंट। then x plus 2 greater than 2y is true in a world where x is 7 and y is 1, और यही इंफॉर्मेशन फॉल्स होगी ऐसी वर्ल्ड के अंदर जहां x 0 होगा y से। then is a model, the word is used instead of possible word, इसे मॉडल भी कहते हैं। For sake of precision, M is a model of a sentence. Alpha means alpha is true in the model M. अगर हम कहें M किसी सेंटेंस का मॉडल है, किसी अल्फा सेंटेंस का मॉडल है M, तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस, वो पर्टिकुलर अल्फा सेंटेंस उस मॉडल के अंदर ट्रू होगा। डेफिनेशन क्या है हमारे पास? अ मॉडल इज अ मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन दैट सिंपली फिक्सेस द ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ एवरी रेलेवेंट सेंटेंस। क्लियर? एग्जाम्पल, x number of men and y number of women sitting at a table playing bridge. X plus y equal to 4 is a sentence which is true when the total number is 4. अगर मेल और फीमेल मिला के 4 होंगे तो तब ये ट्रूथ, तब ये ठीक है इस वर्ड। Possible assignment of numbers to the variable x and y. Each assignment fixes the truth of any sentence whose variables are x and y. अच्छा जी, then is potential models of the Bumpus world. नॉलेज बेस आपके पास जो बनती है वो क्या है? बम्पस वर्ल्ड रूल्स प्लस ऑब्जर्वेशन, ये मिल के आपके पास नॉलेज बेस बनाते हैं। A model is an instance of the world, a model of a set of sentences in an instance of the world where these sentences are true. मॉडल जो होता है वो आपके इंस्टेंस है वर्ल्ड का, ऐसे है ना, वर्ल्ड एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। एक इंस्टेंस इस रूम के अंदर होगा वर्ल्ड का जिसमें कुछ चीजें ट्रू होंगी, एक इंस्टेंस हो सकता है मेरे ऑफिस में हो वर्ल्ड का जिसमें कुछ चीजें यहाँ के हिसाब से ठीक होंगी, कुछ बिल्कुल डिफरेंट होंगी उसके अंदर। So a model of a set of sentences is an instance of the world where these sentences are. ठीक है, ये बात गलत है। मॉडल ऑफ ए सेट ऑफ सेंटेंसेस पिछली स्लाइड पे आई, और एक रेड में सेंटेंस लिखा हुआ है, एम इज अ मॉडल ऑफ ए सेंटेंस अल्फा मीन
ये बात समझ आ गई? अगर हम कहें कि एम जो है किसी सेंटेंस अल्फा का मॉडल है तो उससे क्या मतलब है, वो सेंटेंस मॉडल में ट्रू है। नीचे भी वो यही बात कर, a model of a set of sentences is an instance of the world where these sentences are true। ठीक हो गई बात? वहां एक सेंटेंस की बात कर रहा था, ये सेट ऑफ सेंटेंसेस की बात। हम कह रहे हैं कि एक सेंटेंस अल्फा, अगर हम कहेंगे कि एम जो है किसी एक सेंटेंस अल्फा का मॉडल है, तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस उस मॉडल के अंदर ट्रू होगा। और यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर एक मॉडल को हम कहेंगे कि मॉडल एक सेट ऑफ सेंटेंसेस का है, तो इसका मतलब है कि वो सेट ऑफ सेंटेंसेस जो मॉडल में ट्रू है। देन इज एंटेलमेंट। Logical reasoning requires the relation of logical entailment between sentences, and this implies a sentence follows logically from another sentence. Mathematical notation is A entailment B, or A entails the sentence, alpha entails the sentence beta. Formal definition is alpha entailment beta if and only if in every model in which alpha is true, beta is also true. So truth of beta is contained in the truth of A, तो तब हम कहेंगे alpha entailment beta। समझ आई? लेट्स सपोज हम कहते हैं कि फीमेल आर मोर देन मेल्स एंड फीमेल सिक्योर्स फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, दो हो गए आपके पास फैक्ट्स। एक को हम अल्फा कह लेते हैं, एक को बीटा कह लेते हैं। अल्फा इज फीमेल्स आर मोर देन द मेल्स, एंड सेकंड वन फीमेल सिक्योर्स फर्स्ट पोजीशन। अब वो तमाम क्लासेस जिनमें फीमेल्स मेल से ज्यादा हैं, अगर उन तमाम क्लासेस में फीमेल टॉप करती हैं, तो तब हम कहेंगे अल्फा एंटेलमेंट बीटा। कि पहला जो हमारा सेंटेंस है कि फीमेल वेन एवर द नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर देन द मेल्स इन एनी क्लास, देन दिस इज डेफिनेट दैट फीमेल सिक्योर्ड द फर्स्ट। समझ आई एंटेलमेंट? जहाँ पे एक फैक्ट ट्रू होगा, वहां पे दूसरा भी, हर वो वर्ड जहाँ पे एक फैक्ट ट्रू होगा वहां पे दूसरा फैक्ट लाजमी ट्रू होगा। तो तब हम इसे कहेंगे फर्स्ट फैक्ट इंटेल्स द सेकंड फैक्ट और कंटेन्स विद इन द सेकंड फैक्ट। और इसी तरह से हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास वर्ड आ गई, नीचे देखिए अगर आप वर्ड आ गई, उसके ऊपर उसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, हमने कर दी किसी लैंग्वेज को यूज करते हुए। देन हमारे पास नीचे कुछ फैक्ट्स आ गए जो कुछ फैक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास नॉलेज बेस्ड